जय हिंद। चोला डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी चोला डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या रही उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो चोलास का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पे देखने को मिलता था किंग के पास में सारी अथॉरिटी हुआ करती थी और ये जो किंग है इसको एडवाइस करने के लिए एबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो किंग है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था। किंग की इंपॉर्टेंस चोला इंस्क्रिप्शन से भी देखने को मिलती है। चोला इंस्क्रिप्शन के ऊपर किंग को आम तौर पे या तो को बुलाया जाता था या पेरुमल बुलाया जाता था या पेरुमल आदिगल बुलाया जाता था। पेरुमल आदिगल का मतलब होता था द ग्रेट वन, या फिर किंग को राजा राज अधिराज बुलाया जाता था या को कोनमई कोंदन बुलाया जाता था। को कोनमई कोंदन का मतलब होता था किंग ऑफ किंग्स। ये जो राजा होता था इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आमतौर पे गॉड्स के साथ में कंपेयर करके देखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल राजा को उलक लंदा पेरुमल बुलाया जाता था। उलक लंदा पेरुमल का मतलब होता था द ग्रेट वन हु मेजर्ड अर्थ लाइक भगवान विष्णु। तो ये जो किंग है ये बेहद इंपॉर्टेंट, ये जो किंग है ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पे देखने को मिलता था। ये जो किंग होता था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे और किंग के ये जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको वेलाई करार बुलाया जाता था। किंग के बॉडीगार्ड्स को क्या बुलाया जाता था? वेलाई करार बुलाया जाता था। ये जो वेलाई करार होते थे इनकी जिम्मेदारी होती थी किसी भी कॉस्ट पे किंग को प्रोटेक्ट करने की। इनफैक्ट मार्को पोलो ने 13th सेंचुरी में केरला को विजिट किया था और मार्को पोलो ने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि मोनार्क की डेथ पे, किंग की डेथ पे किंग के जितने भी बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे वो उसी के फ्यूनरल पायर में जल के मर जाते थे। मतलब हाई लेवल ऑफ लॉयल्टी और डेडिकेशन देखने को मिलता था। ये जो चोलाज हैं इनके पास में अपनी लंबी चौड़ी आर्मी देखने को मिलती थी और ये जो लंबी चौड़ी आर्मी देखने को मिलती थी इसमें 3 हिस्से देखने को मिलते थे। एलिफेंट्स देखने को मिलते थे, कैवलरी देखने को मिलती थी और इन्फेंट्री देखने को मिलती थी। अच्छा, किंग के बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे जिनको वेलाई करार बुलाया जाता था। रॉयल ट्रूप्स भी देखने को मिलती थी और ये जो रॉयल ट्रूप्स देखने को मिलती थी इनको क्या बुलाया जाता था? इनको काई कोल पेरुम पदाए बुलाया जाता था। रॉयल ट्रूप्स को क्या बुलाया जाता था? काय कोल पेरुम पदाए बुलाया जाता था। मिलिट्री कैंटोनमेंट्स देखने को मिलते थे और मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को क्या बुलाया जाता था? कदगम्स बुलाया जाता था। मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को क्या बुलाया जाता था? कदगम्स बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बात है, किंग जो है वो टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। किंग को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे को बुलाया जाता था, पेरुमल बुलाया जाता था, पेरुमल आदिगल बुलाया जाता था। पेरुमल आदिगल का मतलब क्या होता है? द ग्रेट वन। राजा राज अधिराज बुलाया जाता था। को कोनमई कोंदन बुलाया जाता था। को कोनमई कोंदन का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। ये जो किंग है इसको आमतौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गॉड्स के साथ में कंपेयर करके देखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल राजा को उलक लंदा पेरुमल बुलाया जाता था। जो किंग के बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको वेलाई करार बुलाया जाता था। जो रॉयल ट्रूप्स देखने को मिलती थी उनको क्या बुलाया जाता था? उनको काई कोल पेरुम पदाए बुलाया जाता था। और जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स होते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको कदगम्स बुलाया जाता था। ये जो पूरा का पूरा चोला एम्पायर देखने को मिलता था इसको राज्यम या राष्ट्रम बुलाया जाता था। एम्पायर को क्या बुलाया जाता था? एम्पायर को राज्यम या फिर राष्ट्रम बुलाया जाता था। और ये जो पूरा का पूरा राज्यम होता था इसको 8 मंडल्स में डिवाइड किया जाता था। 8 मंडल्स या फिर ये कहें कि 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था। ये जो मंडल्स होते थे इनको गवर्न कौन करता था? इनको गवर्न गवर्नर या फिर वाइसरॉय करता था। राज्यम और राज्यम को 8 मंडल्स में डिवाइड किया जाता था। ये जो मंडल्स होते थे, ये जो प्रोविंसेस होते थे इनको फर्दर डिवाइड किया जाता था इनटू कोटम्स। ये जो प्रोविंसेस हुआ करते थे इनको कोटम्स में डिवाइड किया जाता था
और ये जो कोट्टम्स होते थे इनको नाडूज में डिवाइड किया जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था। देखो सबसे ऊपर राज्यम, राज्यम बेसिकली क्या है, एम्पायर है। राज्यम बेसिकली क्या है, राष्ट्रम है। ये जो राज्यम है इसको 8 मंडल्स में या 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था। ये जो मंडल्स हैं इनको कोट्टम्स में डिवाइड किया जाता था, और ये जो कोट्टम्स हैं इनको नाडूज में या डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था। और ये जो नाडूज होते थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, इनमें ऑटोनॉमस विलेजेस देखने को मिलते थे। अच्छा, ये जो नाडूज होते थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, इनमें नातर देखने को मिलता था। नातर का मतलब असेंबली ऑफ लीडिंग मैन ऑफ नाडू। नाडू के डिस्ट्रिक्ट के जो लीडिंग मैन होते थे उनकी असेंबली को क्या बुलाया जाता था, नातर बुलाया जाता था। इनमें नगरम देखने को मिलता था, और नगरम क्या होता था, असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स की असेंबली होती थी उसको नगरम बुलाया जाता था। ये जो नाडूज होते थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, इनमें ऑटोनॉमस विलेजेस देखने को मिलते थे, और ये जो ऑटोनॉमस विलेजेस होते थे इनको रन करने के लिए ऑटोनॉमस बॉडी देखने को मिलती थी, जिसको सभा या फिर उर बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, सभा बुलाया जाता था या फिर उर बुलाया जाता था। बेहद सिंपल, सबसे पहले एम्पायर है, एम्पायर को क्या बुलाया जाता है, राज्यम बुलाया जाता है या राष्ट्रम बुलाया जाता है। ये जो राज्यम है इसको 8 मंडल्स में डिवाइड किया जाता था या फिर 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था। ये जो प्रोविंसेस होती थी इनको गवर्न कौन करता था, गवर्नर या फिर वाइसरॉय। ये जो मंडल होते थे इनको फर्दर डिवाइड किया जाता था कोट्टम्स में। ये जो कोट्टम्स होते थे इनको फर्दर डिवाइड किया जाता था नाडूज में या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो नाडूज हुआ करते थे इनमें नातर देखने को मिलते थे। नातर क्या होता था, असेंबली ऑफ लीडिंग मैन ऑफ नाडू, और नातर के अलावा इनमें नगरम देखने को मिलते थे, और नगरम क्या होता था, असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। ये जो नाडू या डिस्ट्रिक्ट्स होते थे इनमें ऑटोनॉमस विलेजेस देखने को मिलते थे, और ऑटोनॉमस विलेजेस को रन करने के लिए जो ऑटोनॉमस बॉडी देखने को मिलती थी उसको सभा या फिर उर बुलाया जाता था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर श्रेणीज भी देखने को मिलती थी, या फिर ये कहें कि पुग्स भी देखने को मिलते थे, या फिर ये कहें कि गिल्ड्स भी देखने को मिलते थे। तो श्रेणीज या फिर गिल्ड्स का भी प्रेजेंस एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता था। ये जो नगरम हुआ करते थे, ये जो नगरम, अभी हम बात कर रहे थे असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, ये जो नगरम हुआ करते थे ये अलग अलग ट्रेड्स, ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स के साथ में डील किया करते थे। फॉर एग्जांपल एक देखने को मिलता था सलिया नगरम। ये जो सलिया नगरम होता था ये टेक्सटाइल ट्रेड के साथ में एसोसिएटेड होता था। टेक्सटाइल ट्रेड के साथ में जो नगरम एसोसिएटेड होता था उसको क्या बुलाया जाता था, उसको सलिया नगरम बुलाया जाता था। एक शंकरपदी नगरम देखने को मिलता था। ये जो शंकरपदी नगरम होता था ये ऑयल और घी के सप्लायर्स को रिप्रेजेंट करता था। ऑयल और घी के सप्लायर्स को रिप्रेजेंट करने वाला नगरम कौन सा होता था, शंकरपदी नगरम होता था। एक परागा नगरम होता था। जो सी फेयरिंग मर्चेंट्स हुआ करते थे उनकी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को, उनके नगरम को क्या बुलाया जाता था, परागा नगरम बुलाया जाता था। एक बनिया नगरम होता था। जो ऑयल मर्चेंट्स होते थे उनका जो नगरम होता था उसको क्या बुलाया जाता था, उसको बनिया नगरम बुलाया जाता था। अच्छा, ये जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती थी इनको समय भी बुलाया जाता था। कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को समय भी बुलाया जाता था, और ये जो समय होते थे इनको एग्रीमेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता था। और ये जो समय होते थे, ये जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, इनको गवर्न करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था, और वो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता था उसे क्या बुलाया जाता था, उसे बनांजू धर्म बुलाया जाता था। समय क्या होता था, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, ये जो समय होता था, इसको गवर्न करने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलता था उसको क्या बुलाया जाता था, उसको बनांजू धर्म बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक अयावोल या फिर द 500, ये जो अयावोल है इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सुप्रा रीजनल मर्चेंट एसोसिएशन। वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्चेंट एसोसिएशन देखने को मिलती थी जिसको अयावोल बुलाया जाता था। ये जो अयावोल नाम की मर्चेंट एसोसिएशन है इसको कर्नाटका के आयोल में सेटअप किया गया था, आयोल में स्टैब्लिश किया गया था।
बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे राजा के जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे उनको वेलाई करार बुलाया जाता था। जो रॉयल ट्रूप्स हुआ करती थी उनको काइकोल पेरुम पदाय बुलाया जाता था। जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हुआ करते थे उनको कदगम्स बुलाया जाता था। ये जो राजा होता था इसको को बुलाया जाता था, पेरुमल बुलाया जाता था, पेरुमल आदिगल बुलाया जाता था, राजा राज अधिराज बुलाया जाता था, को कोनमई कोंदन बुलाया जाता था। ये जो राजा होता था इसको आमतौर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉड्स के साथ में कंपेयर करके देखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल राजा को ओलक लंदा पेरुमल बुलाया जाता था। पूरा का पूरा जो एम्पायर हुआ करता था उसको राज्यम बुलाया जाता था या उसको राष्ट्रम बुलाया जाता था। ये जो राज्यम होता था इसको 8 मंडल्स में 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था। हर एक प्रोविंस को गवर्नर या फिर वाइसरॉय गवर्न किया करते थे। ये जो मंडल्स होते थे इनको कोट्टम्स में डिवाइड किया जाता था और ये जो कोट्टम्स होते थे इनको नाडूज या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता था। ये जो नाडूज होते थे इनमें नातर देखने को मिलते थे। नातर बेसिकली असेंबली ऑफ लीडिंग मैन ऑफ नाडू। और नगरम देखने को मिलते थे। नगरम असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। ये जो नाडूज हुआ करते थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, इनके अंदर ऑटोनोमस विलेजेस देखने को मिलते थे। ये जो ऑटोनोमस विलेजेस हुआ करते थे इनको रन करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी देखने को मिलती थी जिसको ओरो बुलाया जाता था। ये जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें श्रेणीज देखने को मिलते थे या फिर ये कहें कि पुग्स देखने को मिलते थे या फिर ये कहें कि गिल्ड्स देखने को मिलते थे। ये जो नगरम है ये अलग अलग ट्रेड्स के साथ में, ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स के साथ में डील किया करते थे। जैसे जो टेक्सटाइल ट्रेड होती थी उसके लिए सलिया नगरम होता था। जो ऑयल और घी सप्लायर्स होते थे उनके लिए शंकरपदी नगरम होता था। जो सी फेयरिंग मर्चेंट्स हुआ करते थे उनके लिए परागा नगरम हुआ करता था। जो ऑयल मर्चेंट्स हुआ करते थे उनके लिए पनिया नगरम हुआ करता था। ये जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती थी इनको समय भी बुलाया जाता था। ये जो समय है, ये जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता था। और ये जो समय हुआ करते थे इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता था। उस कोड ऑफ कंडक्ट को क्या बुलाया जाता था? बनांजू धर्म बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, चोलास का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसका सबसे खास, इसका सबसे यूनिक फीचर था चोलास का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन था ये जाना जाता था अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मॉडल के लिए। इनफैक्ट ये जो चोलास का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। चोलास का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो चोलास के विलेजेस हुआ करते थे वो ऑटोनॉमस हुआ करते थे। ये जो विलेजेस हुआ करते थे इनमें उर देखने को मिलता था। उर क्या होता था? जनरल असेंबली ऑफ लोकल रेजिडेंट्स ऑफ नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस। ऐसे विलेजेस जिनकी जमीन को दान पे नहीं दिया गया है, ब्राह्मण्स को नहीं दिया गया है, वो जो विलेजेस हुआ करते थे उनके लोकल रेजिडेंट्स की जनरल असेंबली को क्या बुलाया जाता था? उर बुलाया जाता था। ये जो विलेजेस हैं इनको नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस भी बुलाया जाता था। इनको वेलन वेगाई विलेजेस भी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? वेलन वेगाई विलेजेस। ये जो उर होती थी इसमें 10 मेंबर्स से कम हुआ करते थे, लेस देन 10 मेंबर्स हुआ करते थे। और ये जो उर है ये रन करती थी पूरे गांव को। तो उर जो है वो जनरल असेंबली होती थी विलेज के लोकल रेजिडेंट्स की। इसके अलावा सभा देखने को मिलती थी या महासभा देखने को मिलती थी। ये जो सभा है, ये जो महासभा, ये क्या है? इट यूज्ड टू बी द एक्सक्लूसिव असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स
और गैदरिंग्स ऑफ अडल्ट मेल मेंबर्स इन अग्रहार्स। अग्रहार्स क्या होते थे? जो रेंट फ्री ब्रह्मदेव विलेजेस होते थे, ऐसे विलेजेस, ऐसी लैंड जो कि ब्राह्मण्स के लिए डोनेशन में दी जाती थी, उन विलेजेस को अग्रहार्स बुलाया जाता था। और ये जो अग्रहार्स हुआ करते थे, उनको रन करने के लिए ब्राह्मण्स की जो एक्सक्लूसिव असेंबली हुआ करती थी उसको सभा या फिर महासभा बुलाया जाता था। और ये जो सभा होती थी, ये जो महासभा होती थी, ये मैनेज करती थी विलेज लैंड्स को, ये विलेज के लिए लोन्स को रेज करती थी, ये टैक्सेस लगाती थी। मतलब पूरा जो विलेज का मैनेजमेंट है वो सभा और महासभा के हाथ में होता था। देखो, ऐसे विलेजेस जो कि नॉन ब्रह्मदेव हुआ करते थे, उनकी जो जनरल असेंबली होती थी उसको उर्व बुलाया जाता था। और ऐसे विलेजेस जो कि अग्रहार्स होते थे, जो कि बेसिकली ब्रह्मदेव विलेजेस होते थे, उनको मैनेज करने के लिए जो असेंबली होती थी उसको सभा या फिर महासभा बुलाया जाता था। ये जो ब्राह्मण सभाज होती थी और जो चोलास का कोर्ट हुआ करता था, उनके बीच में क्लोज लिंक्स देखने को मिलते थे। एक बड़ा ही फेमस इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन। ये जो उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन है, ये किस राजा के रेन के दौरान देखने को मिलता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पिछले ही सेशन में हमने इसके बारे में बात की है। ये जो उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन है, ये बात करता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कभी तो, उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन जो है वो बात करता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो बात करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन अपने आप इंपॉर्टेंट है। ये जो चोलास की विलेज असेंबली हुआ करती थी, इसका विलेज लैंड के ऊपर एब्सोल्यूट अधिकार होता था। ये जो चोलास की विलेज असेंबली हुआ करती थी, ये विलेज लैंड्स को मैनेज क्या करती थी, ये विलेजेस को मैनेज क्या करती थी। इनफैक्ट ये जो चोलास की विलेज असेंबली है, इसको पावर थी कि ये नए लैंड्स को भी एक्वायर कर सकती थी। ये जो लंबा चौड़ा चोला एम्पायर देखने को मिलता था, इनका इनकम का मेन सोर्स क्या होता था? इनका इनकम का मेन सोर्स होता था लैंड रेवेन्यू। चोला एम्पायर की इनकम का मेन सोर्स क्या होता था? लैंड रेवेन्यू यूज्ड टू बी द मेन सोर्स। लगभग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है उसको लैंड रेवेन्यू के तौर पे कलेक्ट किया जाता था। लैंड डिपार्टमेंट देखने को मिलता था, और जो लैंड डिपार्टमेंट हुआ करता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको पूर्ववर्तीनय कलम बुलाया जाता था। लैंड डिपार्टमेंट को क्या बुलाया जाता था? पूर्ववर्तीनय कलम बुलाया जाता था। ये जो चोला रूलर्स हुए, इन्होंने लैंड सर्वेज भी करवाए, विच मीन्स कि लैंड को, एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस मिलती थी इस चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये जो चोला इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, इन चोला इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लैंड के ट्रांसफर के इंस्टेंसेस भी देखने मिलते हैं। लैंड को सेल के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफर किया गया, उसके इंस्टेंसेस का मेंशन चोला इंस्क्रिप्शंस के ऊपर देखने मिलता है। कनी राइट्स हुआ करते थे। कनी राइट्स मतलब राइट ऑफ पोजेशन ओवर लैंड। लैंड के ऊपर अधिकार का, पोजेशन का जो राइट हुआ करता था, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको कनी राइट्स बुलाया जाता था। करणमयी हुआ करते थे। करणमयी राइट टू कल्टीवेट होते थे। लैंड को कल्टीवेट करने का जो राइट होता था उसको करणमयी बुलाया जाता था। फिर इसके अंदर एक कुदीनिकी होते थे। कुदीनिकी मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे लोगों को उनके विलेजेस से, उनकी जमीन से रिमूव किया जाता था किसी भी रीजन की वजह से। आपने, हो सकता है राजा ने वो जो लैंड है उसको ब्रह्मदेय कर दिया हो, दान में दे दिया हो, या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी हो, या किसी भी रीजन की वजह से अगर लोकल रेजिडेंट्स को, अगर विलेजर्स को उनकी जमीन से रिमूव किया जाता था तो उसको क्या बुलाया जाता था? उसको कुदीनिकी बुलाया जाता था। और एक कुदीनिंगा हुआ करता था। ये जो कुदीनिंगा हुआ करता था, ये ऐसी सिचुएशन होती थी जहां पे विलेजर्स को उनकी जमीन से रिमूव नहीं किया जाता था, डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कनी राइट्स, राइट ऑफ पोजेशन ओवर लैंड। करणमयी, राइट टू कल्टीवेट। और एक मिताची हुआ करता था। मिताची बेसिकली सुपीरियर पॉजेसिव राइट्स हुआ करते थे। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर ऐसे इंस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि विलेजेस को विमेन जो हैं वो हेड करती हुई दिखाई देती हैं। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि मेंशन करते हैं कि विलेजेस को विमेन्स जो हैं वो हेड कर रही हैं। अच्छा, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स देखने को मिलती थी। कौन कौन सी टाइप ऑफ लैंड्स देखने को मिलती थी? एक वेलन वेगाई देखने को मिलती थी। वेलन वेगाई, अभी हमने नाम यहाँ पे देखा है, देखो इधर वेलन वेगाई विलेजेस,
ये वेलन वेगाई विलेजेस कौन से विलेजेस हुआ करते थे? ऐसे विलेजेस जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स के पास में होते थे, या फिर ये कहें कि ऐसी लैंड जिसको डोनेट नहीं किया गया होता था ब्राह्मण्स के लिए, ऐसी लैंड को, ऐसे विलेजेस को क्या बुलाया जाता था? वेलन वेगाई विलेजेस या वेलन वेगाई लैंड। एक होती थी ब्रह्मदेय लैंड, ब्रह्मदेय लैंड या अग्रहार, बेसिकली द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। फिर एक होती थी शलभंगा, ये जो शलभंगा होती थी ये होती थी स्कूल्स के लिए लैंड, स्कूल्स के लिए जो लैंड होती थी उसको शालाभंगा बुलाया जाता था। फिर एक देवदान, देवदान ऐसी लैंड होती थी जिसको टेम्पल्स के लिए दिया जाता था। और एक पाली चंदन, पाली चंदन जो है वो जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए दी जाती थी। पाली चंदन ऐसी लैंड जो कि जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए दी जाती थी। वेलन वेगाई ऐसी लैंड जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स के लिए होती थी। ब्रह्मदेय या फिर अग्रहार ऐसी लैंड जो कि ब्राह्मण्स के लिए दी जाती थी। शालबंगा ऐसी लैंड जो कि स्कूल्स के लिए दी जाती थी। देवदान ऐसी लैंड जो कि टेम्पल्स के लिए दी जाती थी। और पाली चंदम ऐसी लैंड जो कि जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए दी जाती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो मेन जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को अपने दिमाग में रखना। मैं ये कहूँगा कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाना और बहुत छोटे छोटे में ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को लिख लेना। बाकी तो इजी सा सेशन है, कुछ भी इसमें रटने जैसा नहीं है। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।